गुड मॉर्निंग। जय माता दी। राधे राधे। कैसे हो? एक काम करो, सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए लिखना चालू करो पहले। इसका मैंने आपको निमोनिक लिखवा दिया था। इसके अंदर जो है छोटे छोटे पॉइंटर्स आप लिख लो, आपको याद रहेगा। खुद से लिखेंगे ना तो चीज़ें याद रहती हैं। घर पे उस क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस की कर लो बेटा, अगर नहीं की तो कर लो, और अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं लिखवाती रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन। याद करवाती रहूँगी क्लास में। अभी के लिए याद रहेगा, बाद में सब भूल जाओगे। बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। टाइम दोगे, समय दोगे, पैसे दोगे, दिमाग दोगे, सब कुछ ख़राब है, बर्बाद है। तो अपने लिए चीज़ों को प्लीज़ ख़राब नहीं करो। अगर लर्न हो गया है, लिख के किया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो बेटा बाद में आप सोचो कि पूरी 200-250 पेज की बुक आप लोग एक दिन में याद कर लोगे, कभी नहीं होने वाली, कभी भी नहीं होने वाली। थोड़ा थोड़ा डेली बेस पे लर्न कर लो। कुछ बच्चों के आंसर्स मेरे पास आए थे, मैंने चेक कर दिए व्हाट्सएप पे ही। चलें लिखना शुरू करेंगे। प्रोक्योरमेंट के लिए आप लिखें, प्रोक्योरमेंट के लिए आप लिखें। मैं बिल्कुल पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ। negotiations with suppliers, negotiations with suppliers। चेक करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी हम चेक करेंगे कि भाई अगर मुझे अचानक से अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल उठाने की ज़रूरत पड़ जाए, अचानक से कोई ऑर्डर बल्क में आ गया। मैं सेंटेड कैंडल्स बनाती हूँ, दिवाली के दिनों में मेरे पास बल्क ऑर्डर आ गया और रॉ मटेरियल अब मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, बल्क में चाहिए, तो जिस सप्लायर को मैंने चुना है क्या वो मुझे ऑन द स्पॉट इमरजेंसी में बल्क में रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा पाएगा या मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं ये भी चीज़ें देखूंगी, रेगुलर सप्लाई मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मैं क्या चेक करूंगी? मैं चेक करूंगी क्वालिटी कैसी है उन मटेरियल्स की, क्वालिटी चेक्स हम करेंगे। और हम क्या करेंगे? प्रोसेस टू एक्वायर कस्टमर्स, प्रोसेस टू एक्वायर वेरियस इनपुट्स। यहाँ पे हम प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। प्रोसेस टू एक्वायर वेरियस इनपुट्स टू वन प्राइमरी एक्टिविटी। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, उनमें से जिसको भी रॉ मटेरियल की किसी भी तरीके से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसकी अवेलेबिलिटी जो है करवाएंगे। टेक्नोलॉजी पे लिखना शुरू करेंगे। इन्वेस्ट इन, सिर्फ सामान पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, जब तक आपके पास मशीनरी नहीं होगी, प्लांट नहीं होगी, टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं होगी, अपने आप तो प्रोसेसिंग होने नहीं वाली। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी। और क्या करेंगे हम? रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन, जिसमें मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था, हाइड एंड सीक के बिस्किट्स, टाइगर के बिस्किट्स। जितना अपडेटेड, आउटस्टैंडिंग, जितना बहुत अच्छा पैकेजिंग होगा उतना ही इफ़ेक्टिव आपका प्रोडक्ट लगेगा और उतना ही ज़्यादा मार्केट में जो है उसकी सेल्स दिखेंगी। चलिए आगे सुनेंगे। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, ये सब मैंने आपको अब लिखवा दिया। आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर है, चाहे आप बुक से लर्न करो, यहाँ से लर्न करो, ऑप्शन इज योर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इन्वेस्ट इन अपडेटेड टेक्नोलॉजी, R&D विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, WRT विद रिस्पेक्ट टू। चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लिखते हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है समय समय पे, हमें उनको ढंग से रिक्रूट करना है अकॉर्डिंग टू जॉब रोल, जॉब पोजीशंस, और अच्छा काम करने पे हमें उन्हें रिवॉर्ड्स भी देने होंगे। आगे चेक करेंगे बेटा। लास्ट पॉइंट देखेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आएगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर,
ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, इसके अंदर आएगा आपका प्लानिंग, इसके अंदर आएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। इसमें आप लीगल फ्रेमवर्क्स भी चेक कर सकते हो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, ये भी आप जो है चेक कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा पार्ट रहता था मेरे एंड पे, वो हमने लिखवा दिया। अब आपकी सभी प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जो है हम ध्यान अब देने वाले हैं। चलिए आप लिख लीजिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है अब हम शुरू करेंगे। आपको याद होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने एक चैप्टर किया था बिजनेस साइकिल्स का। उसमें क्या होता था, सबसे पहले एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर वेरी गुड कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिसेशन, फिर ट्रफ, और फिर आपका रिकवरी शुरू हो जाती थी। ये तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की लाइफ साइकिल थी। हमारी ज़िंदगी की भी लाइफ साइकिल है। पहले बर्थ, थोड़े से बड़े होंगे, एडोलेसेंट एज, यंग एज, फिर मिडिल एज, फिर ओल्ड एज, फिर टाटा बाय बाय। ये इंसान की लाइफ साइकिल है। बचपन में साइंस में आपने वो बटरफ्लाई कैटरपिलर की लाइफ साइकिल भी पढ़ी होगी। तो आज हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हम प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्यों ना हो, प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे होती है, ज़रा आप इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, जो ग्राफ बनता है ना, वो बिल्कुल बिजनेस साइकिल्स जैसा ही बनता है। सबसे पहले बेटा सबसे पहले एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन होता है उसका। ये जो इंट्रोडक्शन फेज होता है, इसमें अभी लोगों के पास आपके प्रोडक्ट को लेके अवेयरनेस नहीं है। लोगों को नहीं पता है कि आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान से, आपके फर्म से कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है। अभी आप अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, जहाँ पे लोगों को आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा जो है अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है। इस स्टेज में आपको लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं। तो मुझे बताओ बेटा, ऐसी जगह पर अगर मैं आपसे पूछूं शुरुआत में सेल्स, अगर कोई प्रोडक्ट अपने इंट्रो स्टेज पे है तो सेल्स कम होंगी या ज़्यादा होंगी? कम होंगी। और मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, इस समय मार्केटिंग ज़्यादा करनी है या ना करें तो चलेगा? ज़्यादा करनी है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जो आज के टाइम पर वो प्रोडक्ट अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, लोगों को ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है? AI, ओके वेरी गुड। और कोई एग्जाम्पल? AI काइंड ऑफ सर्विस हो गई, ठीक है, आप टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे हो। कोई गुड का एग्जाम्पल आप दे पाओ? एग्जाम्पल बेटा वीगन प्रोडक्ट्स का। अभी हर व्यक्ति नहीं जानता है, मुझे भी नहीं पता था। हाँ मतलब अब पता चल गया, ठीक है। तो मतलब जो शुरुआत में जब आया ये प्रोडक्ट, तो हमको भी नहीं पता था ये वीगन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली कोई चीज़ जब आप पहली बार सुनो तो पहली बारी नहीं पता होता है उसके बारे में। तो कोई चीज़ ऐसी बेटा जो आप यानी कि अपने आप को पर्सनली इस चीज़ को नहीं लेना कि हमको तो पता है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में कैसे? मेजॉरिटी जनता को नहीं पता होता है। अभी काफ़ी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। सो ये जो वीगन प्रोडक्ट्स हैं, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये हमारे आते हैं इंट्रोडक्शन फेज़ में। फिर जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, प्रोडक्ट की लोगों को अवेयरनेस हुई, तो अब धीरे धीरे प्रोडक्ट अपनी ग्रोथ दिखा रहा है। अब प्रोडक्ट धीरे धीरे जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे सेल्स पहले से ज़्यादा है, मार्केट में अवेयरनेस लोगों को पहले से ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, लोग इसका यूसेज कंजम्पशन पहले से ज़्यादा करने लगे हैं। यहाँ पर बेटा मार्केटिंग और ज़्यादा करनी है या जितनी थी उतनी ही रहने दें? और ज़्यादा करनी पड़ेगी।
मार्केटिंग और करनी पड़ेगी। अरे ग्रो अभी कर रहा है। अगर आपने लोगों को अवेयर करना छोड़ दिया तो मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स, इतने सब्स्टिट्यूट्स हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी गायब भी हो जाएगा मार्केट से। आपको हर समय अपने प्रोडक्ट को नज़रों में लोगों की बिठाना पड़ेगा। अरे तभी तो ये जुबान केसरी हर 2-3-4 साल में नए एक्टर्स को लेता है और एडवर्टीजमेंट वापस से कर देता है। कोई तो बात होगी। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी इतना फेमस है, लोगों को पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो काहे को आज की डेट में 4 एक्टर्स से इसने प्रमोशन करवा ली? इसको तो नहीं करवानी चाहिए थी। तो प्रोडक्ट को हमें हमेशा दूसरों की नज़र में बनाए रखना पड़ेगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरा फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स अच्छा चल गया, अब क्या मुझे और अच्छा नहीं करना, या मैं ये सोचूं कि भैया सही तो चल रहा है, बच्चों को तो पसंद आ रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इम्प्रूव करने की? हर समय पे, चाहे प्रोडक्ट हो, आप इंसान हो, कोई भी हो, ग्रोथ तो नीड ऑफ द आवर होती है। आपको हमेशा अपने अंदर कुछ ना कुछ नया इनोवेशंस लाने पड़ते रहते हैं। ग्रोथ हमेशा जो है वो दिखनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या कहा, अब मेरा प्रोडक्ट अगर कोई ग्रोथ स्टेज में है तो ग्रोथ के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अपने ग्रोथ स्टेज में हैं। आज के टाइम में हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अपने ग्रोथ स्टेज पर हैं। और ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। अगर मैं सर्विस की बात करूं, मतलब ये तो गुड की बात हो गई। अगर मैं सर्विस की बात करूं तो सर्विस के केस में आजकल बेटा पॉडकास्ट बहुत चलते हैं। ये अभी ना तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ना ही मैच्योर हो चुका है, ये अभी अपने ग्रोथ स्टेज में चल रहा है। पॉडकास्ट आजकल लोग सुनते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हमारे हैं जिन्होंने पॉडकास्ट का जो है सिस्टम चालू कर दिया है। तो जब मेरा प्रोडक्ट पहले इंट्रो स्टेज पे गया, फिर वो ग्रोथ पे गया, अब एक समय आएगा जब उसकी मैच्योरिटी हो चुकी होगी। अब वो प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है, यानी कि बच्चा बच्चा उस प्रोडक्ट को जानता है। बच्चा बच्चा उस प्रोडक्ट को जानता है। फॉर एग्जाम्पल बोलो बेटा, ठंडा मतलब, बोलो ना, ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला। ये अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर है, ये अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर है। अब बताओ बेटा, ये अगर अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे है तो अगली स्टेज तो डिक्लाइन की आएगी, पर डिक्लाइन तो नहीं होता। कोका कोला क्या इंडियन ब्रांड है? नहीं, इंडियन ब्रांड तो नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा, गांव गांव में आप किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी इंडिया के छोटे से छोटे हिस्से पे चले जाओ, कोका कोला मिलेगी ही मिलेगी। आप सोच के देखो, इंडिया का ना होने के बावजूद भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या गजब के हैं। आपको वो जगह नहीं पता होगी जहां पर कोका कोला आपको दिख जाएगी। आप कहीं पे भी जाओ, आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। आपको प्रोटीन बार्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रोटीन बार्स नहीं मिलेंगे, आपको डेयरी मिल्क ज़रूर मिलेगी, आपको कोका कोला ज़रूर मिलेगा। इंडियन ब्रांड्स तो नहीं है, लेकिन इंडियंस से ज़्यादा इनको यहाँ की लोकेशंस का पता है। सोच के देखो बेटा, नेटवर्क, चैनल, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या ज़बरदस्त होंगे इनके। कोई और चीज़ मिले ना मिले, आपको कोका कोला पहाड़ों में भी मिलेगी, आपको कोका कोला ये जो ओशियन वाले रीजन्स है वहाँ पे, सी रीजन्स में भी मिलेगी, कोस्टल में भी मिलेगा, हर जगह, प्लेन, प्लेट्यूज। अरे कोई गांव, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ कोका कोला ना मिले आपको। ये है मैच्योरिटी स्टेज पे। अब अगली स्टेज तो आती है डिक्लाइन। मुझे बताओ बेटा, एक प्रोडक्ट अगर अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर है, उसको पता है कि आगे जाके तो भैया मेरे को खाई में गिरना है, यानी कि मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन होने वाला है, तो इस समय पे इसको क्या करना चाहिए? अपनी इस स्टेज को मेंटेन करने के लिए समय समय पे फिर से लोगों को अवेयर करता रहे, या हार मान के बैठ जाए? अवेयर करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आप एकदम पीक पे पहुंच चुके हो, अब पीक पे आने के बाद तो भैया पता है कि आगे 8-10 साल में जीवन में मृत्यु होने ही वाली है, तो लोग क्यों इतना फिटनेस फ्रीक हैं? लोगों को आजकल हमारी जो, हम अगर बाहर वेस्टर्न पॉपुलेशन की बात करें ना, वो 30s-40s में ही अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान देने लग जाते हैं। हम लोग किसका वेट करते हैं यार? आफ्टर रिटायरमेंट के बाद देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताऊँ, खुद का एग्जाम्पल बताऊँ, अभी कुछ समय पहले हम लोग साउथ इंडिया केरल में गए।
वहाँ पे आपको पता है क्योंकि कोस्टल रीजन है तो हम लोग वहाँ पे गए, समुद्र के किनारे, वो ओशियन एरियाज, उसके साथ में सर्फिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हमने की। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ना एक समय पे बारिश हो गई। अब बारिश अगर हो गई है तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, जो पुलिस वाले थे या जो वहाँ के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो सबको मना कर रहे थे कि आप लोग जो है ना, हाई टाइड्स हो गई हैं, आप लोग अंदर मत जाओ, बारिश का भी मौसम है, रिस्की है। पर वहाँ पर ना बेटा जी एक व्यक्ति थे जो इंडियन नहीं थे, बाहर के थे। वो बेटा उस बारिश वाले मौसम में, हाई टाइड्स में भी, कम से कम मैं कह रही हूँ यहाँ से लेके वो कम से कम वो जो है ना आपकी शॉप्स जो है, इतना उन्होंने स्विमिंग कर लिया, और जबकि इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि मत करो। जब वो वापस आए, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि भैया ये बाहर के लोग ये ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हैं। और वही बात हुई, हम लोग कुछ और लोग, हमने वो जब वापस आए उनको घेर लिया। देखकर लग रहे थे वो होंगे कम से कम 50-55 की एज के आसपास वो लग रहे थे, एकदम स्लिम और अच्छे खासे, वो हेल्दी स्लिम जैसे कहते ना, एक अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। और जब वो वापस आए तो कुछ लोगों ने जब उनको घेरा, उनसे पूछा आप कहाँ से हो, पता चला वो ऑस्ट्रिया से हैं। वो ऑस्ट्रिया से हैं और वहाँ पे वो किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम के लिए वो आए हुए हैं। उनको यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले 1 महीने से वो वहीं पर थे, और अभी भी आगे का भी उनका 1 महीने का और प्लान था कि वो पर्टिकुलर उसी एरिया में ही रह रहे हैं। उनका कुछ ऐसा प्लान चल रहा है, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर इस तरीके का भी जो है एक्टिविटीज़ भी उसमें इंक्लूडेड है। उनसे एज पूछी गई, ही सेड आई एम 85 ईयर्स ओल्ड। और आप सोचो, हम लोग सिर्फ उनको 55 का मान रहे थे। आप ये चीज़ सोचो। उनसे और बातचीत हुई, हम लोगों को फिर से वही बात कि इंडियंस को थोड़ा क्रेज़ होता है बाहर के लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, ये चीज़ है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, बहुत क्रेज़ लोगों को रहता है। तो काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने और उनसे पूछा आप किसके साथ आए हो, इस साइड में अपनी वाइफ के साथ आए हो। और वाइफ कहाँ है जी, वो वहाँ बैठी हैं और उनको भी देख के नहीं लग रहा, जब वो खुद 85 के हैं तो चलो वाइफ 80 की भी ना होगी, उनको भी ना देख के लग रहा कि भैया वो इतनी उम्र की होंगी। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, कहते हैं मुझे ना बीपी है, ना मुझे शुगर है, ना मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं है। मैंने अर्ली एज में रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद मैं सिर्फ अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ। यानी कि वो इस समय एक ऐसी एज में है। अब आप मुझे बताओ, मैच्योरिटी तो छोड़ो, उनका अगर हम ह्यूमन लाइफ साइकिल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो डिक्लाइनिंग एज आती है, ये बात सच है। 85 डिक्लाइनिंग एज होती है। इंडियंस बहुत कम हैं जो भैया इतनी उम्र तक हम लोग जी लेते हैं, पर वो फिर भी अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। आज अगर वो अपनी हेल्थ पर काम करना छोड़ दें तो पक्की बात है हेल्थ साथ नहीं देगी। इस एज में भी अगर ही इज़ वर्किंग ऑन हिज हेल्थ तो भैया कोई तो बात होगी। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया, ये समझाने के लिए कि अगर कोई प्रोडक्ट, गुड, कोई सर्विस अपने मेच्योरिटी पर होती है तो क्या हमें मार्केटिंग करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमें अपनी मार्केट को मेंटेन करना चाहिए। नाउ द थिंग इज, इस मेच्योरिटी वाले स्टेज में जब मेरा प्रोडक्ट रहता है तो मुझे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते रहना चाहिए। अगर आप सेम प्रोडक्ट देते रहोगे ना हमेशा, तो लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे। आपको कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, कुछ नयापन उसमें लाना पड़ेगा। चाहे वो आप एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू लाओ, चाहे आप उसमें फ्लेवर्स चेंज करो, चाहे आप पैकेजिंग चेंज करो, किसी भी तरीके से आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट मार्केट। आपका जो मार्केट का जो शेयर है उसको मेंटेन करने के लिए यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट ऑन वेरियस बेसिस। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो आज डिक्लाइन हो चुके हैं, डिक्लाइनिंग स्टेज पर हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा टाटा की नैनो, फॉर एग्जाम्पल बेटा VCR गायब हो गया है। फॉर एग्जाम्पल बेटा डोंगल्स जो वाईफाई के लिए लगते थे, ये कोई भी चीज़ आज के समय में मार्केट में नहीं चलती है। आज मैं दुकान खोल लूँ, मैं तो VCR डोंगल्स बेचूंगी, पहली बात तो मेरी सोच ही गलत है, ये बिजनेस चल ही नहीं सकता, ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है। तो हमेशा होता क्या है बेटा, अगर कोई प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी स्टेज पर है, आपका वो प्रोडक्ट अच्छा खासा आपको कमाई करके दे चुका है, फटाफट से ऐसे बिजनेस को हम बेटा मिल्किंग काउज बोलते हैं।
इनको हम कैश काउज बोलते हैं। जितना आप उसमें से कैश निकलवा सकते हो उस बिजनेस में से, जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी उसकी भरपाई कर लो, जितना हम कहते हैं जैसे गौ माता काउस की, क्योंकि नाम ऐसा पड़ा मिल्किंग काउस, तो जितना आप उनसे मिल्क जो है ले सकते हैं आप ले लीजिए। वही हिसाब बिजनेस का है, कैश काउज हमने नाम दे दिया। ये काउज ऐसी हैं जितना इनसे कैश आप निकलवा सकते हो निकलवा लो, प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी पर है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेहनत के बाद भी प्रोडक्ट मार्केट में चले जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट से जितना पैसा आप निकाल सकते हो निकाल लो और फिर किसी ऐसे बिजनेस पर लगा दो जो अभी अपने इंट्रोडक्शन या ग्रोथ स्टेज पर होगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब आप सोच के देखो, हम लोग डिक्लाइनिंग, ये मैंने आपको पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताया, पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को सैचुरेशन भी आप बोल सकते हो, और फिर डिक्लाइनिंग स्टेज जो है हम आते हैं। अब आप हमें सोच के बताएं बेटा, तो बेटा उसकी एडवर्टीजमेंट, लैपटॉप, एक तो ऑनलाइन वाले दोस्त अपने ना नाम से आया करो, लैपटॉप लैपटॉप, सुनो आपका नाम है लैपटॉप लैपटॉप मैम, लेकिन कोका कोला का फ्लेवर जैसे पहले था वैसे ही आज है। तो आई टोल्ड यू ना, डिफ्रेंसिएशन बहुत सारे बेसिस पर होता है। मार्केटिंग में आपको आज ही कोका कोला की एडवर्टीजमेंट दिखाती हूँ, कोका कोला ने अपने मार्केट शेयर को कैसे मेंटेन कर रखा है, आई विल शो यू, क्योंकि मैं जो काम आपको सिखाऊंगी वो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा, ये बहुत तरीक़ों से होता है। इन्होंने डिफ्रेंशिएट खुद को कैसे किया है, एडवर्टीजमेंट चैनल से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, रेट से, पैकेजिंग से। पहले याद करो कांच की बॉटल्स आती थी, फिर 10 रुपए की प्लास्टिक की बॉटल्स आने लगी, डिफ्रेंशिएट ही तो कर रहा है। डिफ्रेंसिएशन सिर्फ बेटा टेस्ट के बेस पे नहीं होता, फ्लेवर्स के बेस पे नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन कैन बी ऑन एनी बेसिस। ठीक है जी, नेक्स्ट चेक करेंगे। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैं ना एक अक्षर आपके सामने लिख रही हूँ। कौन सा अक्षर बेटा, मेरा बिजनेस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मैम ये क्या होता है? जैसे बेटा मैंने आपको ना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में इकोनॉमिक्स में बताया होगा, चलो नहीं बताया या नहीं याद तो सुने मेरी बात को। आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है, आपके पास 1 लाख रुपया है जेब में, 1 लाख रुपया कुछ आप कैश में रखोगे, कुछ आप शेयर्स में रखोगे, कुछ आप बॉन्ड्स में रखोगे, कुछ आप इक्विटीज़ में रखोगे, कुछ आप इस रियल एस्टेट में लगाओगे, कुछ आप एफडी में लगाओगे, कुछ आप आरडी में लगाओगे, कुछ आप गोल्ड में लगाओगे। ये आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। जो लोग रिस्क ज़्यादा नहीं उठाना चाहते वो लोग पैसा बैंक में जमा कराएंगे, डूबने का रिस्क कम है। जिनको मुनाफे ज़्यादा चाहिए, रिस्क उठा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट्स लेने के लिए रिस्क भी उठाना पड़ेगा, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। इस तरीके से ही बेटा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो भी होता है। जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, मैं HUL की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, मैं रिलायंस की बात करूं, क्या बेटा ये मल्टी प्रोडक्ट बिजनेसेस हैं या एक ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस है? मल्टी प्रोडक्ट है। आइएगा चेक करते हैं HUL का पोर्टफोलियो। ध्यान देंगे बिल्कुल, यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, आपको कुछ ना कुछ डेली ज़रूर जो है सीखने को नया मिलेगा। HUL प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आपको नाम पता होंगे पर ये नहीं पता होगा कि वो प्रोडक्ट HUL का है। आइएगा बेटा यही इमेज को हम चेक करते हैं। चेक करो बेटा, वैसलीन, सर्फ एक्सेल, डव, हॉर्लिक्स, रिन, लिप्टन, रेक्सोना, डोमेक्स, लेक्मे भी HUL का, रेड लेबल, लाइफ बॉय, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? ये लाइफ बॉय की है, डिटॉल की है? लाइफ बॉय की है ना, हाँ ठीक है। विम, पेप्सोडेंट, ये बेटा पोर्टफोलियो होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। आपको इंडिविजुअली नाम पता है सबके, पर सबको ये नहीं पता होगा कि ये HUL के प्रोडक्ट्स थे। हमें ये तो पता है, हमें पता है लाइफ बॉय, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, हमें पता है रेड लेबल चाय, हमें पता है ये आपका सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, हमें पता है हॉर्लिक्स, हमें पता है ब्रू, हमें पता है डव, पर हमें ये नहीं पता था ये HUL के प्रोडक्ट्स हैं। सबको सारे प्रोडक्ट्स नहीं पता होंगे कि HUL के हैं, चलो कोई मान भी लिया, पर सारे, इसके अपार्ट और भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये होता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, क्या मैं ये बोल सकती हूँ HUL का अगर एक प्रोडक्ट अपने ग्रोथ स्टेज पे है तो सभी ग्रोथ पे होंगे, या एक प्रोडक्ट अपने इंट्रो स्टेज पे है तो सभी इंट्रो पे होंगे, एक प्रोडक्ट अपने डिक्लाइनिंग पे है तो सभी होंगे? ऐसा नहीं होता है।
सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मुझे क्या बता रहा है, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेक करना बता रहा है। ये बता रहा है कि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो इंट्रो स्टेज पे होंगे, उसके ऊपर काम ज़्यादा करो, मार्केटिंग ज़्यादा करो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे होंगे, तो उन प्रोडक्ट से जितना पैसा निकाल सकते हो निकाल लो, निकालने के बाद उसको आप कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो। कुछ प्रोडक्ट मेरे ऐसे होंगे जो मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन हो चुके होंगे, उससे अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें तो पैसा इन्वेस्ट करना पैसे की बर्बादी है, हमने उस पैसे को कहीं ना कहीं क्या कर दिया, बांध के रख दिया, हमने उसको ट्रैप कर लिया है, तो वो भी अपने को पैसा कमाई करके नहीं देने वाला। So product life cycle lets you know about your product portfolio। उसके अंदर आपको वो ये बताएगा कि विच प्रोडक्ट इज इन विच स्टेज, और जब ये चीज़ हमें पता चल जाएगी तो हम बिजनेस डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे, कहाँ पर मेरे को जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालनी है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से कैसा डिसीजन लेना है, वो मुझे मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दिखाकर जताकर। चलो एक और चेक करवा देते हैं, लास्ट आपको टाटास का चेक करवाते हैं। टाटास का एक बार चेक करते हैं, चेक करो बेटा, ये हमारा टाटा का कंज्यूमर प्रोडक्ट हम चेक करते हैं, चेक करो, ये तो सही है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम किसी के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में आ जाते हैं, तो वो भी हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाता है। एनी हाउ आप टाटास का चेक करो, क्या टाटास का हम सही तरीके से समझ पा रहे हैं, ये उनका FMCG का पार्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। टाटास तो और भी जगह पे है, IT में है, ऑटोमोबाइल में है, टाटास बहुत जगह पे है, एक पर्टिकुलर उन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाले पोर्टफोलियो के पिक्चर हमको दिखाई है। चलिएगा, अब आप मेरे को छोटी छोटी बातें बताना आप शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, मैंने आपसे कहा कि ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है तो कैसे बनता है, बिल्कुल बेटा बिजनेस साइकिल्स जैसा। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट क्या करेगा, इंट्रोडक्शन में आएगा, ग्रो करेगा, मैच्योर हो जाएगा, डिक्लाइन करेगा, फिर से डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन के बाद वापस क्या होगा, इंट्रोड्यूस, ग्रोथ, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन का स्टेज आ गया, ये मेरा ग्रोथ का आ गया, ये मेरी मैच्योरिटी आ गई, और नीचे मेरे पास अब क्या आ गया, प्रोडक्ट का डिक्लाइनिंग स्टेज जो है वो मेरे पास आ जाता है। इतनी बात हमें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बताओ बेटा, एक्स और वाई एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, मेरे वाई एक्सिस पर दिखता है बेटा सेल्स वॉल्यूम, उसी से ही तो पता चलेगा ना कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल्स हो रहा है, उसी से ही तो पता चलेगा प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में है। मेरे एक्स एक्सिस पर मैं दिखाती हूँ टाइम पीरियड, ये है मेरा PLC। अब सवाल आपके साथ MCQ में आएगा, आप मुझे बता सकते हो बेटा ये कैसी शेप आपको लग रही है, S शेप। PLC कर्व, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व हमारा होता है S शेप्ड कर्व, जहां पर हम Y एक्सिस पर सेल्स वॉल्यूम दिखाते हैं, X एक्सिस पर मैं टाइम पीरियड दिखाती हूँ। डन है, याद रहेगी ये बात। पहले इतनी सी बात मैं आपको बुक से पढ़वाती हूँ, हम रटेंगे कुछ नहीं, हम तो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। अरे बिजनेस भी कभी रट के हुआ है, आपके पेरेंट्स ने तो कभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा होगा, फिर भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो बिजनेस करना पढ़ना थोड़ी ना पड़ता है, बिजनेस तो सीखना है देख के। मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको बिजनेस करना सिखा रही हूँ। चेक करो ऑन पेज नंबर 44, जल्दी से आएंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन S शेप्ड कर्व, जो रिश्ता दिखाता है किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं, टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, नाम तो बोलो, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है जी, ऑनलाइन गिव मी अ थम्स अप बेटा, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं, आपको मेरी यहां तक की बातें क्लियर हैं? एक बार मुझे जल्दी से लर्न करवा देंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC की फुल फॉर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कैसा कर्व होता है, S शेप्ड कर्व होता है। क्या दिखाते हैं Y एक्सिस पे,
सेल्स वॉल्यूम, एक्स पे कितनी स्टेजेस, 4, कौन सी, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइनिंग स्टेज। चलिए रजिस्टर में 5 कॉलम्स बना लेना। राइटिंग के हिसाब से देख लो, आमने सामने के पेज चाहिए, सिंगल पेज में काम हो जाएगा। 5 कॉलम्स बनाने हैं। मैं क्यों कंजूसी कर रही हूं, मेरे पास तो स्पेस है। चलो जी, लिखेंगे तो लर्न होगा, नहीं तो सदियां बीत जाएंगी, लर्न नहीं होगा। चलो मेरा सवाल रहेगा, जवाब आपका रहेगा। अगर आप चाहते हो रटे नहीं, लर्न अभी हो जाए चीज़ें, सवाल मेरा जवाब आपका। चलिएगा शुरू हो जाइएगा। सबसे पहला कॉलम आप रखेंगे बेसिस का, उसके बाद आप कॉलम रखेंगे इंट्रोडक्शन का, उसके बाद आप कॉलम रखेंगे ग्रोथ का, उसके बाद रहेगा आपका मैच्योरिटी स्टेज, उसके बाद आपका रहेगा डिक्लाइनिंग स्टेज। आज मेरे बाद किसका लेक्चर है? लॉ का है। ठीक है, चलो जी। देखो लड़ लो भिड़ लो, डिसाइड करके बता दो आज किसका है, किसका है? आप बताओ किसका है? लास्ट में लॉ का है। अब उन्होंने कह दिया तो मैं लॉ मान रही हूँ। चलो सुनो जी, ध्यान दो यहां पे, चले प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहला बेटा बेसिस में लिख रही हूं किसका? सेल्स ग्रोथ का। सेल्स ग्रोथ, चलो जी सेल्स ग्रोथ ध्यान देंगे। मुझे बताओ बेटा, इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर आपका प्रोडक्ट है तो सेल्स ग्रोथ कम या ज्यादा? कम, लिखेंगे स्लो ग्रोथ। पूछूंगी मैं, जवाब आप दोगे। देखना जो जो आप लिख रहे हो वही बुक्स में है, बल्कि आप जो लिख रहे हो वो एक्स्ट्रा ही लिख रहे हो, बुक्स में इतना नहीं दिया हुआ, आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल ही है लिखने के लिए। चलो फिर मुझे आगे बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, अगर वो प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है तो सेल्स कैसी होंगी, कम या ज्यादा? तो फास्ट हो जाएंगी थोड़ी सी, यानी कि रैपिड। थोड़ा फास्ट लिख लो, इंक्रीज लिख लो, रैपिड लिख लो, इट इज योर चॉइस। हमको तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मेरा बेटा मैच्योरिटी पे है, तो अब यहां पे हम क्या हो गया, मेरी सेल्स स्टेबल हो गई। वेरी गुड, वेरी नाइस। जल्दी से बताओ बेटा, डिक्लाइनिंग स्टेज पर है प्रोडक्ट, सेल्स या तो लो होंगी या नो होंगी, यही तो है, लो या नो। चलिए लिखेंगे नो और लो ग्रोथ, या सेल्स, लो और नो सेल्स। क्या पहला पॉइंट मेरा आपको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं होगा? चलिए आगे चलेंगे। एक काम करेंगे, जरा चेक करो बेटा, पहली स्टेज इन्होंने इंट्रोडक्शन बोली है, चेक करो बेटा, यही लिखा है स्लो सेल्स ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, मार्केट एक्सेप्टेंस मतलब ग्रोथ रैपिड है। मैच्योरिटी पे चेक करो, स्लो डाउन हो गया ग्रोथ रेट में, यानी कि अब स्टेबल हो गई है, अब बढ़ नहीं रही है, स्टेबल है, उतनी तेज तरीके से नहीं जो है बढ़ रही, मार्केट गेट स्टेबलाइज्ड। आगे चेक करेंगे, डिक्लाइनिंग स्टेज में डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स, यानी कि डाउनवर्ड ड्रिप, डाउनवर्ड मूवमेंट जो है, डिक्लाइन हो रही है सेल्स में। डन है बात? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन बनाएंगे किसका? कस्टमर अवेयरनेस का। कस्टमर अवेयरनेस का मुझे बताओ बेटा, पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में कस्टमर अवेयरनेस कम होती है या ज्यादा? कम। आगे ग्रोथ में अब बढ़ने लगी होगी,
अब अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा, मेच्योरिटी में तो सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। और मुझे बताओ यहाँ पर डिक्लाइनिंग में अब क्या हो रहा है, अब मेरा कस्टमर जो बेस है, कस्टमर जो इंटरेस्ट है मेरे प्रोडक्ट में, वो डिक्लाइन हो गया है। डिक्लाइनिंग कस्टमर इंटरेस्ट, डिक्लाइनिंग कस्टमर इंटरेस्ट, ये मेरे साथ हो गया है। चलिएगा बेटा, चलो, थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू वेरी मच। चलो जी, सुनेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कंपटीशन का। कंपटीशन, बताओ क्या हुआ, कहाँ नहीं समझ आया? मेरी राइटिंग बुरी तो नहीं है बेटा? बताओ, अच्छी है ना? आज सबसे अच्छी है ना? हाँ हाँ। चलो सुनो, थोड़ा फूल पत्तियां लगा के सजा के लिखूं क्या? मेरे पास ना वैसे ही 1.5 घंटा मिलता है, उसमें भी 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। 1-1.25 घंटे में ना इतनी राइटिंग ही तुमको मिलेगी, इतने में इतना ही मिलेगा। चलो सुनेंगे। कंपटीशन तो बोलो, पहला स्टेज इंट्रो में बोलो कैसा होता है कंपटीशन? होता ही नहीं है, लो और मिनिमम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और यहां पे बेटा सबसे ज्यादा है। और आखिरी में नेक्स्ट वाले में, क्योंकि डिक्लाइन हो गया है तो काफी सारे कॉम्पिटिटर्स तो मार्केट से टाटा बाय बाय करके जा चुके होंगे। डिक्लाइन हो गया है ना, अब वो चीज़ बिक ही नहीं रही है मार्केट में। तो अब हम क्या लिखते हैं इसके लिए? सिंपल सी बात, एग्जिट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझे छोड़ के जा रहे हैं, हो सकते हैं उनमें से मैं भी छोड़ के चली जाऊं। तो जो सबके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा, अलोंग विद अस। हो सकता है कि हम भी छोड़कर चले जाएं मार्केट को। ठीक है, हम ही ऐसा तो आप फिर बिजनेस, सुनो मेरी बात, आइडिया पहले ही गायब हो रहा था, जियो बाद में आया है। आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी ऐसी किस काम की कि आप बना रहे हो बिजनेस स्ट्रैटेजी और सामने वाला तुमको हरा के जा रहा है? आइडिया पहले ही मार्केट से अपना शेयर कम करवाता जा रहा था। जियो तो 17 में आया है, आइडिया की तो पहली कंप्लेंट्स आ गई थी। उसका तो कंपैरिजन एयरटेल के साथ हुआ करता था, जब दोनों बर्बाद हो रही थी, क्वालिटी नहीं दे रही थी, तब जियो 17 में आया था। ठीक है, तो ऐसा अगर हो रहा है कि सामने वाला कोई नया कॉम्पिटिटर आया और वो तुमको ही मार्केट से उड़ा के लेके चला गया, तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ कम थी, आप वीक थे, स्वॉट एनालिसिस बर्बाद हो गया आपका। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट चेक करेंगे। उसके भी तरीके क्या होते हैं बेटा? आप आसानी से एग्जिट नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे किसी के साथ मर्ज होने की। आप ऐसे इतनी जल्दी नहीं निकलोगे। अरे बिजनेस करना सीखेंगे, तुम टेंशन ना लो। चलो, कंपटीशन हुआ, नेक्स्ट चेक करो बेटा, मार्केट फोकस। मार्केट फोकस की बात करेंगे। बताओ बेटा, शुरुआत में मार्केट पे हम किस चीज पे फोकस करते हैं? टू एजुकेट कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट के बारे में, टू एजुकेट कस्टमर्स। यहां पर नेक्स्ट में अब हम मार्केट को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में जब हमारा स्टेज कौन सा चल रहा है? मैच्योरिटी का चल रहा है। तो ऑलरेडी मार्केट मेरी एक्सपैंड हो चुकी है, मुझे उसको मेंटेन करना है, मेंटेन मार्केट शेयर। और डिक्लाइन में क्या है बेटा जी? डिक्लाइन में बताओ, डिक्लाइनिंग स्टेज में मार्केट फोकस किस पे होगा? अब हम अपने आप को मार्केट से, अपने आप को या अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमाई वो हमें नहीं करके दे रहा है। विड्रॉ फ्रॉम मार्केट। अब वो हम खुद भी हो सकते हैं, अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ तो प्रोडक्ट के साथ साथ मैं भी गायब। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो सिर्फ उस प्रोडक्ट को एग्जिट जो है हम, यू टर्न जो है हम दिलवा देंगे। नेक्स्ट चेक करो बेटा, नेक्स्ट चेक करेंगे हम। अब मैं बात करूंगी बेटा अपने प्रोडक्ट को लेके, अब मैं बात करूंगी अपने प्रोडक्ट को लेके। प्रोडक्ट को लेके क्या बात करनी है बेटा? इंट्रोडक्शन स्टेज में ना, शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट भी करनी पड़ती है। एक बार मार्केट में लॉन्च हो गया, जब लोगों ने उसको कंज्यूम करना शुरू किया तो फीडबैक अच्छा नहीं आया। अब अगर इस फीडबैक को लेके मैं दिल पे बैठ जाऊं कि भैया लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, हाँ मैंने तो इतनी मेहनत की थी, लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिख रही है, मैं तो बुरा मान के बैठ गई,
तो मार्केट से मुझे कोई मनाने नहीं आएगा। आज का टाइम वो नहीं है कि तुमको कोई मनाने के लिए आएगा। लोग तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि भैया इनके प्रोडक्ट में कमी है, ये मार्केट से खुद ही एग्जिट हो गए, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, कॉम्पिटिटर गायब हो गया मार्केट से। तो समय समय पे अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करते रहें। पहली बार आप कुछ लॉन्च करोगे, अभी नैनो पहली बार लॉन्च हुई तो बहुत सारी कमियां थी, वो कमियां सुधारने की कोशिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा बेहतर नैनो चल नहीं पाया। तो क्योंकि आपने एक बार तो इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो एक ही बार क्रिटिसिज्म को लेके आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ, काम नहीं चलेगा। तो आप पहले कोशिश अपनी जी जान लगा दो, क्या अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करो, या उसको दूसरे अक्षरों में कह दो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आओ। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है, क्या आपको ज़रूरत है इनोवेटिव तरीके से मार्केट में आने की? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो सकता है ना मार्केट में ऑलरेडी आपका कॉम्पिटिटर बेच रहा हो, तो आपकी भी चीज़ें बिके, आप भी ग्रो करो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके प्रोडक्ट में कोई इनोवेटिव फीचर होना चाहिए। और जब आप अपने मैच्योरिटी पर हो, आप बोलो बेटा क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे, अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट। इनोवेशन और डिफ्रेंशिएशन में फर्क क्या है? इनोवेशन बिल्कुल कुछ नया लेकर आना, डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आना, पैकेजिंग चेंज कर दी। आपको पता होगा, इसका एक एग्जांपल देती हूँ किंडर जॉय का। बचपन में आपने जब किंडर जॉय खाई होगी ना, वो सिर्फ ब्लू कलर में आती थी, अब वो पिंक में भी आने लग गई है। तो अभी उसने और वाइड मार्केट को कैप्चर कर लिया है। पहले सिर्फ ब्लू कलर में आती थी जब मैं भी छोटी थी, और जब हम भी किंडर जॉय बाय करते थे ना, वो सिर्फ ब्लू कलर में आती थी। अब आप चेक करो, मुझे नहीं पता था, मैं तो मार्केट से ब्लू कलर की खरीद के ले गई। वो मेरी बेटी कहती मैम ब्लू तो बॉयज़ की होती है, पिंक वाली लानी थी। मैंने कहा अच्छा पिंक भी आती है? कहती हाँ मम्मी मैंने ऐड देखी थी। वो मुझे छोटी सी बता रही है, हाँ मम्मी मैंने ऐड में देखा था। अवेयरनेस, अवेयरनेस। तो चेक करेंगे, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद बेटा प्रोडक्ट को हमें क्या करना है चेक करो। यहां पर बेटा डिक्लाइनिंग स्टेज में होता है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, या फिर बेटा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब विड्रॉ कर लो मार्केट से, खत्म कर दो काम, काम को बंद कर दो। और डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि इसको बेचो, इस वाली इन्वेस्टमेंट को, इस प्रोडक्ट को बेचो, और उस पैसे को किसी और जगह लगा के अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो। नेक्स्ट आप चेक करेंगे बेटा, प्रोडक्ट के बाद आप चेक करो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आप मुझे बताओ बेटा, शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कम होंगे या ज्यादा? कम होंगे। उसके बाद बताओ बेटा, ग्रो कर रहे हो तो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सपैंड कर रहा है। एग्जाम्पल से समझाऊंगी अभी। मैच्योरिटी में आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी सबके पास पहुंच चुका है, तो मैक्सिमम एक्सेस होगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर। और यहां पर अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कम हो गए हैं। बेटा आपने ना शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक में ना वो विनीता कॉस्मेटिक्स, जो शुगर कॉस्मेटिक्स की ओनर है, लोग ना वहां पे शार्क्स के पास क्यों आते हैं? कहते हैं प्रोडक्ट का आइडिया तो है, प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप्स दे दो, या स्पॉन्सरशिप पैसा भी है, हमारे प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर दिखा दो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दे दो। आप सोचो, आज मैं अपने नाम की कॉस्मेटिक चालू करती हूँ, मैं कितने लोगों को बता पाऊंगी? आपको, या अपने इंस्टा पे डाल दूंगी तो वो फॉलोअर्स, या फेसबुक पे डाल दूंगी वो फॉलोअर्स, यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, पैम्फलेट्स बिकवा दूंगी, इतना ही तो कर पाऊंगी ना शुरू में। पर अगर बेटा मैं एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ऐसा किसी के साथ टाई अप कर लूं जो ऑलरेडी सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी काम करता है, तो क्या मेरी विजिबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बहुत से लोग आते हैं जो विनीता को बोलते हैं कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपनी वेबसाइट पे हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो। हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि हम वाइड कस्टमर को रीच कर पाएं।
मार्केट शेयर को अपना बढ़ा पाएं, एक्सटेंड कर पाएं। तो शुरुआत में जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इतने नहीं हैं, हो सकता है मैंने घर से काम की शुरुआत की हो, फिर मुझे लगा प्रोडक्ट तो मेरा अच्छा काम कर रहा है, अब मैं क्या करूँगी, एक दुकान भी ले लूँगी। मैंने कहा सिर्फ मैं ब्रिक और मोर्टार यानी कि मैं सिर्फ दुकान फिजिकल मोड में काम कर रही हूँ, चलो अब मैं अपने प्रोडक्ट्स को ना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा पे भी लिस्टिंग करवा देती हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक्सपैंड कर रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को और कैसे एक्सपैंड किया जाता है, हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं, देख डिस्ट्रीब्यूटर तू सिर्फ मेरा किसी और के साथ काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स में ऐसा होता है, स्टारबक्स की जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो किसी और कॉफ़ी में आपको नहीं मिलता है। स्टारबक्स ने जिससे वो अपने कॉफी बीन्स उठाता है उस रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ टाई अप्स किए हुए हैं कि ये वाली जो क्वालिटी के बीन्स हैं, ये वाला जो कॉफी बीन है सिर्फ तुम मुझको बेचेगा, खबरदार किसी और को बेचा तो। ये भी मैं आपको स्टारबक्स की भी केस स्टडी दिखाऊंगी, आज मुझे याद करवाना कोका कोला का बताना है। तो स्टारबक्स वालों ने क्या किया हुआ है, अपने रॉ मटेरियल्स जो सप्लायर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तुमको जिसको अपने कॉफ़ी बीन्स बांटने हैं बांटो, बेचने हैं बेचो, पर जो कॉफ़ी बीन मेरे को तुम सप्लाई कर रहे हो ना, खबरदार तुमने अगर किसी और को दिया। और अब आप मुझे बताओ बेटा, अब सामने वाले से आप मुझे कहोगे कि मैम डिस्ट्रीब्यूटर का इसमें क्या फ़ायदा, उसके पास तो एक लिमिटेड हो गया कि कॉफ़ी बीन सिर्फ स्टारबक्स के पास जाएंगी। तो बेटा सोच के देखो ना, स्टारबक्स कौन सा सिर्फ रोहिणी के सेक्टर 10 में है, वर्ल्ड वाइड है स्टारबक्स की चेन, फायदा ही फायदा है। आप और हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 ब्रांचेस खोल लेंगे, इससे ज़्यादा क्या खोलेंगे। स्टारबक्स तो पता नहीं कितने सालों से पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, हर जगह उसकी ब्रांचेस आपको मिलेंगी, तो फायदा होता है। तभी ऐसे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस इनको हम बोलते हैं। आप बोलते हो पार्टनरशिप, ये तो कॉमन लैंग्वेज है। स्ट्रैटेजी में बोलोगे हमने स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाया है, पता हमें है, फिर से वही बात कि वो अक्षर हमें नहीं आते थे, वो हम सीख लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की है। अब मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल्स दे दो जो अपना किस में हो, इंट्रोडक्शन स्टेज में। आपको बेटा वर्चुअल रियलिटी वीआर के बारे में तो सुना ही होगा, कुर्सी पे बैठ जाओ, आंखों पे लगा देते हैं, बंदा पागलों की तरह झूमता फिरता रहता है। तो जिसने तो आंखों पे वो लगा रखी है वीआर डिवाइस, उसको तो मजे हैं। वो तो पता नहीं कौन सा अंदर जो है, कोई वादियों में कोई झूले झूल रहा होता है, कोई समुद्र में मतलब कोई तालाब में कुछ मतलब कुछ भी हरकतें कर रहा होता है, पर जो बाहर व्यक्ति देख रहा होता है ना, वो बावला लगता है सामने वाला, मतलब ये क्या हरकतें चल रही हैं। एनी हाउ वो वीआर है। वीआर बेटा अपने ग्रोथ स्टेज पे है या इंट्रो पे, या अपने इंट्रो स्टेज पर है। ये चीज़ें बेटा मॉल्स में ही अच्छी लगती हैं। मुझ जैसे ने घर पे खरीद ली वीआर डिवाइस, 2 दिन के बाद चक्कर आने लगे, वो नहीं झेली जाती वो चीज़। एक्चुअल में मैंने वो वीआर वाला जो है वो पूरा उसका जो भी सिस्टम था वो मैंने परचेज कर लिया, नहीं झेला गया, पैसा बर्बाद। अब आप बताओ बेटा, जैसा मेरा फीडबैक है, मुझ जैसे बहुत से लोग होंगे जिनका फीडबैक ऐसा होगा, ये प्रोडक्ट ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये प्रोडक्ट मॉल्स तक ही सीमित रह गया। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए आपको वो इन्जॉयमेंट मिल रहा है, फॉर अ चेंज आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। आप कहो कि हम उसको अपनी लाइफस्टाइल में उतार ले, तो एवरी प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर प्रोडक्ट को अपनी लाइफस्टाइल में उस चीज़ को उतार लो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। सो वर्चुअल रियलिटी वीआर हो गया, वीगन प्रोडक्ट्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। ओके, अच्छा आपको पता होगा आजकल ना स्मार्ट क्लोथ्स भी चल चुके हैं। वॉचेस की बात नहीं, वॉचेस की बात नहीं कर रही, स्मार्ट क्लोथ्स की बात कर रही हूं। अगर आपको पता हो आजकल क्लोथ्स भी ऐसे बन चुके हैं जो आप उसको वियर करो शर्ट को, वो आपकी हार्ट बीट मॉनिटर कर देगा, वो आपका बीपी मॉनिटर कर देगा, वो आप कितने स्टेप्स चल रहे हो वो मॉनिटर कर देगा। आजकल ऐसे क्लोथ्स कपड़े भी जो हैं वो आ चुके हैं, आइएगा चेक करेंगे। इन चीज़ों की अब जितना हो सके बेटा बिजनेस करना सीखें। 50 नंबर में सिखा रहे हैं आपको, सीख लो। स्मार्ट क्लोथ्स ये इस तरीके से कुछ ऐसे आते हैं, प्रॉपर क्लोथ्स की तरह होते हैं, प्रॉपर आपकी जैकेट होती है, सूट होता है, पर उसमें ही कुछ ऐसा सिस्टम लगा होता है कि वो आपकी हार्ट बीट्स को मॉनिटर कर देगा।
आपके पल्स रेट को मॉनिटर कर देगा, जैसे स्मार्ट वॉचेस आती हैं। इसके बारे में भी अभी सबको नहीं पता है, ये अपने इंट्रो स्टेज पे है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, कौन सा प्रोडक्ट इस समय अपनी ग्रोथ स्टेज पर है, तो वो है बेटा जी मेरा पॉडकास्टिंग और मेरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अगर मैं बात करूं स्टेबल मैच्योरिटी में कौन सा प्रोडक्ट है, मेरा कोका कोला और बेटा हमारे लैपटॉप्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा रिड्यूस हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, बेटा आज के समय में ना लोग न्यूज़पेपर अब नहीं लेते हैं ज़्यादा, लोग ऑनलाइन जो है ऐप्स के थ्रू पढ़ लेते हैं। आज के टाइम पे भी स्कूल्स में कंपलसरी कर रखा है कि न्यूज़पेपर आपको लेना ही लेना है, वो सिर्फ कमाई का एक जरिया है। आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे को न्यूज़पेपर पकड़ा रहे हो 8-10 पेज का, रे बच्चा अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये सच बात है। आप भी याद करो, हम लोगों को भी कंपलसरी किया गया था न्यूज़पेपर लेना ही लेना। इकोनॉमिक टाइम्स थमा देते थे। इकोनॉमिक्स तो हमको आज नहीं अच्छी लगती, तो बताओ पहली दूसरी तीसरी के बच्चे को क्या समझ आती होगी। तो इस तरीके से आज के ज़माने में अगर न्यूज़पेपर्स मिल भी रहे हैं तो वो कंपलसरी मिल रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए। पर अगर हम उसके पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे। आज के टाइम पे लोग बुक्स नॉवेल्स नहीं पढ़ते, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें जो हैं वो रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर एक और एग्जाम्पल दूँ तो डीवीडी का, और एग्जाम्पल ले सकते हैं वीसीआर का, और एग्जाम्पल ले सकते हैं डोंगल का, और एग्जाम्पल ले सकते हैं पेजर मोबाइल्स आया करते थे, आज के टाइम पे वो भी नहीं है। ये सब डिक्लाइनिंग स्टेज पर जो हैं अपने चल रहे हैं। इसके बाद आप 1-2 लाइंस और मैं लिखवा रही हूँ, आपका पूरा पीएलसी का भी जो टॉपिक है वो यहाँ से आप रेडी करो, आप अपनी बुक से रेडी करो। ऑप्शन इज योर्स, जहाँ से आपको आसान लगे आप वहाँ से जो है इसको तैयार कर सकते हो। जल्दी से इसका अपने एंड पे ग्राफ भी बना लेंगे अभी। तो पूरा जो है टॉपिक हमने क्लास में प्रैक्टिस भी कर लिया। ये मेरा हो गया इंट्रो, ये मेरी हो गई ग्रोथ स्टेज, यहाँ पे मैं मैच्योरिटी पर आ गई, और यहाँ पर मेरा डिक्लाइनिंग स्टेज प्रोडक्ट का दिख गया। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई पे हम सेल्स वॉल्यूम दिखाते हैं, एक्स पर हम टाइम दिखाते हैं। पीएलसी क्या है, पीएलसी इज S-shaped curve, S-shaped curve, S-shaped curve depicting relationship between sales y-axis and time पीरियड जो कि एक्स एक्सिस पर दिखता है। एक बताओ बेटा, 5 नंबर के सवाल में कितना लिख के आओगे? इतना तो बुक में नहीं है जितना आपने यहाँ लिख लिया। आगे चलो, एक और लाइन लिखेंगे, नॉलेज ऑफ पीएलसी इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ पीएलसी इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये क्यों पढ़ना पड़ता है? उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए। टू एनालाइज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नॉलेज ऑफ पीएलसी इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ अ बिजनेस। लिखने की आदत है या चली गई ना? वापस लाई आएगी, बिना लिखे ना। हाँ जी, आ गई थी ना? गुड, आनी चाहिए बेटा। लिखने की आदत, अभी पेपर देने हैं, जब तक पेपर देने हैं तब तक लिखने की आदत रहनी चाहिए। क्या हुआ? अच्छा जी, नॉलेज ऑफ पीएलसी इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ अ बिजनेस। ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन, देखो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पेपर प्रैक्टिकल है, थ्योरी है। आप जब तक लिखोगे नहीं ना तो स्पीड मेंटेन करनी आएगी, पेपर भी छूट जाएगा।
ये थ्योरी पेपर है, यहाँ पे आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात जितनी गहराई से, जितना उसको सिंसियरली एक्सेप्ट कर पाओगे भले में रहोगे। बाद में जब टेस्ट आएगा, फाइनल एग्जाम्स आएंगे ना, फिर आपको 250 पेज की बुक ना सिरदर्दी लगेगी और सारा समय दिया हुआ आपका बर्बाद है। मेरा काम आपको बेटा समझाने का है, आप जितना मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे, भलाई तो उसमें आप ही की है। चलो जी, इको में भरोसा किया था, मैं वही चीज़ हर क्लास में कह रही हूँ, एक बार यहाँ पे भरोसा करके देख लो, पर करना वही वैसे ही जैसा आपको क्लास में इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तभी चीज़ें जो है सही रहेंगी। मैं बोलूँगी आपको क्या याद है कि कल की क्लास में, पुरानी बातें तो छोड़ो, कल की ही क्लास में मैंने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या बोला था? नहीं याद हो तो मुझे खुद याद नहीं है मैंने क्या बोला था। आप कहाँ से याद रखोगे? आपको तो फिर भी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो बेटा लिखी हुई चीज़ें जब पढ़ोगे ना तब ज़रूर याद आ जाएगा, हाँ क्लास में हमने ये काम किया था। जहाँ आपने कल लिखा था, जहाँ मैंने आपको कुछ लिखवाया था, वहाँ लिखो केंटारो, आपको याद आएगा, अच्छा वैल्यू क्रिएशन में हाँ केंटारो की वीडियो देखी थी, वो कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से ही चीज़ें याद रहेंगी। मैं जितना मर्जी बोलती रहूँ, अभी बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ी मधुरवाणी मीठा मीठा हम बोलेंगे, समझ में भी आएगा, दिल की गहराई में उतरेगा भी। बट द थिंग इज, ये अल्टीमेट ट्रुथ है कि आपको लिख कर ही नंबर मिलेंगे। चलिएगा आगे। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ PLC, depending upon the stage of PLC, an organization is required, an organization is required, an organization is required to frame suitable strategies, to frame suitable strategies. For example, if product is in maturity stage, if product is in, बेटा पन्ना पलट लो, कोई बात नहीं, पन्ना पलट लो। If product is in maturity stage, it may be used as, तेजस्वी बच्चे हैं हमारे पास सारे, it may be used as a source of, आप लोग ग्रुप में भी कोई मैसेज आता है बिना पढ़े रिप्लाई कर देते हो ना? चलो जी, as a source of cash for investment in other business. However, तो अगर मेरा कोई प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है, अगर मेरा प्रोडक्ट कोई मेच्योरिटी स्टेज में है, फटाफट से उससे जितना पैसा आप निकाल सकते हो निकाल लो और उस पैसे को कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर दो जो इस समय का प्रॉमिसिंग बिजनेस हो। हाउएवर, रिट्रेंचमेंट और डाइवर्सिफिकेशन strategies can be used for those products, बोलो कौन सी स्टेज पे होंगे तब ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है? बोलो, रिट्रेंचमेंट और डाइवर्सिफिकेशन वाली स्ट्रैटेजी किन के लिए इस्तेमाल होती है? व्हेन द प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग। लिखेंगे, आइएगा इसको बुक से पढ़ते हैं हम। ऑनलाइन डन? चलिएगा, आ जाएं बुक पर, पढ़ेंगे अब इसको। अब आपको बहुत आराम से प्यार से समझ में आने वाला है, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ PLC इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। बोलो, क्या ये बात सही है? स्लो सेल्स ग्रोथ इन विच कॉम्पिटिशन नहीं होता, अभी तो शुरुआती दिन है, कॉम्पिटिशन इज नेग्लिजिबल,
प्राइजेस, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो उसमें प्राइजेस का, एक पॉइंट आप इसमें प्राइस का भी लिख लें, प्राइस का रह गया, प्राइस का पॉइंट लिखो। यहाँ पे बेटा शुरुआत में प्राइस हाई रखते हैं हम। अच्छा एंट्री करने के ना दो तरीके होते हैं, प्राइस हाई करके भी चल सकते हो, प्राइस लो करके भी। हाई करके कौन आया? एप्पल। लो करके कौन आया? फ्री में एंट्री ली जियो ने। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी भी हो सकती है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल हाई का ले रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, ग्रोथ में थोड़ा प्राइस कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा बल्क में बन रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट मुझे कम पड़ती है। इसको हम बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। जितना ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस करते हो पर यूनिट कॉस्ट आपको कम पड़ती है, लेस पड़ती है। मैच्योरिटी में भी प्राइस आपको कम करना पड़ता है, और डिक्लाइनिंग में तो बेटा पक्की बात है अब तो बिक ही नहीं रहा, तो बेचने के लिए इंसान कहते हैं चल फ्री में बांटो, मतलब कम से कम प्राइस में बांटो। तो प्राइस के रिस्पेक्ट में भी ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिए। चलिएगा आएंगे बुक पे। सो प्राइजेस आर हाई, मार्केट्स आर लिमिटेड, growth in the sales is at lower rate because of lack of awareness on the part of customers। क्या सभी बातें हमने कवर कर ली अपने चार्ट में? आगे चलेंगे। ग्रोथ फेस, सेकंड फेस विद रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, अब लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगे हैं। ग्रोथ स्टेज में डिमांड अब बढ़ती है, प्राइजेस कम होते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, मार्केट बढ़ती है, कस्टमर के पास नॉलेज है और वो अब आपके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। सब बातें लिखी, ये भी हमने कवर किया, कोई तो ऐसा नहीं होगा जो नहीं कवर किया, हमने अपने टेबल में कवर किया। थर्ड स्टेज मैच्योरिटी स्टेज, जहां पे ग्रोथ अब धीरे हो चुका है, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, मार्केट स्टेबल हो चुकी है, प्रॉफिट्स कम होने लगे हैं क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी हर कोई इस्तेमाल कर चुका है। इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशंस को अपने शेयर को मेंटेन करना पड़ता है, ये भी मैंने आपको बात लिखवा दी, मेंटेनिंग द मार्केट शेयर। फोर्थ स्टेज में सेल्स गिर जाती हैं, सेल्स और प्रॉफिट्स गिर जाते हैं, नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस कर लेता है, अब मार्केट में उससे बेहतर प्रोडक्ट आ चुका है तो आपके प्रोडक्ट की अब कद्र लोगों को नहीं है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज जैसे डाइवर्सिफिकेशन या रिट्रेंचमेंट हम इस्तेमाल करते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज पे। ये ग्राफ आपने बना लिया। ये वाला पैराग्राफ कौन सा है जो मैंने आपको अलग से लिखवाया है? कह रहे हैं हमको किस लिए जरूरत होती है पीएलसी को पढ़ने का, ताकि हम चेक कर पाएं अपना, डायग्नोस मतलब चेक करना, अपना पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट, अपना बिजनेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हम चेक कर पाएं। चेक करने से होगा क्या, हम एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हम बना सकते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट मेरा इंट्रोडक्टरी या ग्रोथ स्टेज पे है तो उस प्रोडक्ट को एक्सपैंड करवाने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। अगर कोई मेरा प्रोडक्ट मैच्योरिटी पर है तो हम क्या करेंगे, उससे जितना पैसा हो सकता है निकाल लेंगे और कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट बेटा डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो हम रिट्रेंचमेंट या हार्वेस्टिंग विच इज एज गुड एज डाइवेस्टमेंट, बेच देना, लिक्विडेट करना, ये स्ट्रैटेजीज हम अपनाएंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। क्लियर है बात? ये लिखवा दिया मैंने आपको, टॉपिक मेरा खत्म हो गया। अब आप एक काम करेंगे, एक टॉपिक और लिखवा रही हूं, समझा कल दूंगी। एक टॉपिक अभी लिखो। कौन सा टॉपिक? ऑन पेज नंबर 35, ये वाला टॉपिक अभी लिख लीजिए। समझा हम कल देंगे, अभी लिख लीजिए। पेज नंबर 35 का टॉपिक मैं आपके साथ लिखवा रही हूं, ध्यान दीजिएगा। आइएगा, सिर्फ अभी लिखते रहो, समझने का काम हम कल करेंगे। इसके बाद मुझे एक वीडियो कोका कोला की आपको दिखानी है। टॉपिक अभी हुआ है तो फायदा अभी ही होता है, बाद वाली बातें फिर बाद में रह जाती हैं। चलें जी, लिखना शुरू करेंगे। इंटरैक्शन बिटवीन स्ट्रैटेजी
and business environment, and business environment. ऑनलाइन क्लियर है बच्चे? बीच बीच में बताते रहा करो, स्माइली थम्स अप बस बता दिया करो कि समझ में आ गया है। ये हेडिंग आप दीजिएगा, लिखेंगे। ये आपकी हेडिंग लिखना शुरू करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू, बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all the external forces, factors, all the external forces, factors, situations that impact business decisions in a positive यानी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और नेगेटिव यानी कि वो आपके लिए थ्रेट साबित हो सकता है, वे। However, while interpreting goals and objectives, an organization must consider both internal and external factors so that an effective strategy could be made. It helps the firm in following ways. लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मीटिंग कंपटीशन। It helps an organization to analyze competitors' strategy, and formulate या formulate its own strategies accordingly. Okay. Second point, image building. Understanding the environment, helps an organization to build its image. For example, companies have set up
companies have set up solar panels in view of shortage of power along with their own requirement of electricity. सिर्फ लिखने का काम करेंगे, कल सारा समझेंगे. Requirement of electricity. It becomes important for a firm to understand the dynamic needs of environment since it creates positive image and will help the organization to win over its competitors. थर्ड लिखेंगे, determine opportunities and threats. Understanding business environment helps an organization to identify various opportunities and threats. It can help to analyze new wants of consumers, changes in law, changes in strategies of competitors, etc. An organization must develop such strategies which are helpful in exploiting opportunities and neutralizing threats. आगे, gives direction for growth. Once an organization is aware about the probable changes
in the business environment, in the business environment, in the business environment, it can plan its business activities and operations accordingly. Hence, providing direction, roadmap for successful growth. आगे लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग. क्या हुआ? नहीं बताओ. क्या? वीडियो रह गई? अच्छा ठीक है, आपने बोला अब तो बिल्कुल दिखाऊंगी. कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, मेकिंग स्ट्रैटेजीज and their successful implementation is a continuous and a never-ending process. Strategy evolves over a period of time. Managers must continue to update their knowledge, and skills. Also, an organization should time to time update its technology. लर्न कैसे करोगे इसको? लर्न तो करना पड़ेगा. लर्न कैसे करोगे भैया? लर्न तो करना पड़ेगा. सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में, हैं? करना पड़ेगा ना. लिखो फिर, मेरे को, जैसे लिख रही हूं वैसे लिखना. मेरे को बिल्डिंग के ओटी का डायरेक्शन लर्न है. चलिएगा, हॉस्पिटल में ना किसी से पूछना नहीं पड़ेगा. रेगुलर विजिटर हूं मैं, मुझे पता है कौन सा कमरा, कौन सा ओटी कहाँ पे है. मेरे को मीटिंग कंपटीशन, बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग, ओटी, डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, डायरेक्शन और लास्ट कॉन्टिन्यूअस लर्निंग. सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर्ड है. मेरे को बिल्डिंग के ओटी का डायरेक्शन लर्न है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लर्न करना. जल्दी से आ जाओ. Did you just say Coca-Cola? तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोका कोला की वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जिन्हें यूज करके कोका कोला ने इंडियन मार्केट में पेनिट्रेशन किया. वेल, लेट्स बिगिन विद अ फ्यू क्वेश्चंस. इज कोका कोला द टेस्टीएस्ट कोल्ड ड्रिंक? नो. इज कोका कोला द हेल्दीएस्ट कोल्ड ड्रिंक?
नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट इंडिया में कई बेटर ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नींबू पानी, शुगर केन जूस, बट फिर भी आज कोका कोला सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड होने वाला सॉफ्ट ड्रिंक है इंडिया में। द रीजन बीइंग उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट टू दी पॉइंट। तो सबसे पहले जब कोका कोला इंडिया में एंटर हुआ, उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया यूथ को। तो बेसिकली उसके लिए उन्होंने यूथ सेंट्रिक काफी प्रिंट एड्स और टेलीविजन कॉमर्शियल्स बनाए। बेस्ट फ्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं, जुदा हो नहीं सकते, पक्का वादा करते हैं। और काफी वो हिट हुए वो एडवर्टाइजमेंट्स। और कोका जो एक डाउट आया था ना आपका कि कोका कोला कैसे डिफरेंशिएट करता है, वो तो सेम टेस्ट देता है, ये वो सब चीज़ें अपने शेयर को मेंटेन कैसे कर रहा है, ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। कोला धीरे धीरे यूथ में काफी पॉपुलर भी होने लग गया। फिर जब यूथ में पॉपुलर हुआ तो वो एक स्टेप आगे गए और उन्होंने यूथ से अपना टारगेट ग्रुप एक्सपांड करने का सोचा और बेसिकली अपना नया कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था ठंडा मतलब कोका कोला। तो ये कैंपेन के पीछे का लॉजिक ये था कि हम इंडियंस लोग, जैसे ज्यादातर कोई हमारे घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं, कोई भी आते हैं, तो हम उनको इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, ठंडा गर्म क्या। तो बेसिकली इंडियंस लोग कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ठंडा वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें कोका कोला की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि वो इंडियंस के ठंडे को कोका कोला से रिप्लेस कर दे, और इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। इसके लिए उन्होंने काफी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स बनाए जिसमें उन्होंने सुपरस्टार आमिर खान को साइन किया और वो कॉमर्शियल्स काफी सक्सेसफुल हुए। ये बाल की दुकान, चले ठंडा दे। चिकन दे क्या रहा है? बाहर है ना? ये अबे तो आदमी है कि अंडा? तेरे से ठंडा मांगा ना, ठंडा। लेकिन ठंडा ही तो है। अबे फ्लावर पॉट, ठंडा मतलब कोका कोला, समझा? ठंडा मतलब कोका कोला। देखिए ये एड्स आपने वैसे कभी। ठंडा मतलब कोका कोला। अब जब उन्होंने इंडियंस के ठंडे को कोका कोला से रिप्लेस तो कर ही दिया था, तो वो इसे एक स्टेप और आगे लेके गए और उन्होंने कोका कोला को एक यूनिवर्सल ड्रिंक बनाने की कोशिश की इंडिया में। तो उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया सबका ठंडा एक कैंपेन। और इस कैंपेन के पीछे उनका मेन मोटिव था कि वो इंडियंस में एक वननेस और एक यूनिटी वाली फीलिंग लाना चाहते थे। इसके लिए उसका नाम था सबका ठंडा एक, जिसमें भी सुपरस्टार आमिर खान ही साइन थे उनके टीवी कॉमर्शियल्स के लिए। अब इन सक्सेसफुल कैंपेन्स के बाद जब इंडियंस का कोल्ड ड्रिंक कोका कोला बन चुका था और बेसिकली सब इंडियंस का यूनिवर्सली, तब कोका कोला ने एक नई और एड कैंपेन स्टार्ट की, सर उठा के पियो। बेसिकली इस कैंपेन में वो लोगों के मन में ये फीड करना चाहते थे कि कोका कोला कंज्यूम करना एक प्राइड वाली फीलिंग है, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए। वैसे इसके लिए भी उन्होंने काफी टीवी कॉमर्शियल्स वगैरह बनाए थे और काफी एडवर्टाइजमेंट्स की थी, और ये कैंपेन भी और सब कैंपेन्स की तरह काफी सक्सेसफुल रहा। तो अब तक हमने देखा कि कोका कोला कंपनी बेसिकली इंडियंस को समझ के, उनके बिहेवियर, उनकी लैंग्वेज वगैरह को समझ के उसके हिसाब से अपने मार्केटिंग कैंपेन्स बना रही थी, जिसे वो इमोशनली इंडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। अब 2009 में उन्होंने अपना सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम था ओपन हैप्पीनेस कैंपेन। बेसिकली इस कैंपेन में वो इंडियंस की खुशियों को कोका कोला के साथ कनेक्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफी टीवी कॉमर्शियल्स बनाए स्पेशली अराउंड इंडियन फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली, क्रिसमस एंड ऑल। तो इसके पीछे उनका मोटिव ये था कि इंडिया जो एक लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, यहाँ इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हर स्टेट में, हर रीजन में अलग तरीके का फेस्टिवल होता है, और वो फेस्टिवल्स जब अपने साथ खुशियाँ लेके आती है तो उन खुशियों के साथ कोका कोला एसोसिएट हो जाए और हर खुशी में कोका कोला भी इन्वॉल्व हो जाए। ये थी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कोका कोला की इंडियंस के लिए। अब फेस्टिवल्स के साथ एक और ऐसी चीज़ है जो सब इंडियंस को एक साथ जोड़ती है और बहुत सारी खुशियाँ भी लाती है उनमें, और वो है क्रिकेट। तो बस कोका कोला ने अपने ओपन हैप्पीनेस कैंपेन को क्रिकेट से जोड़ दिया और इसे नाम दे दिया क्रिकेट की खुशी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गौतम गंभीर को साइन करके एक टीवी कॉमर्शियल बनाया, और फाइनली द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी साइन कर लिया, और उन्होंने भी कोका कोला की काफी सारी एड्स की। और खुशी में कोई कमी नहीं। ये खेल नहीं, इस जमीन की सच्ची खुशी है। खेलते रहो, खुश रहो। और इसके बाद कोका कोला इंडिया में एक अलग लेवल पर ही ऑपरेट कर रहा था। तो ये थी वो जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से कोका कोला इस तरह से इंडिया में एंटर हो पाया और सॉफ्ट ड्रिंक्स के मार्केट को डोमिनेट कर रहा है।
तो अब इन सब चीजों को सम अप कर दे तो हम ये समझ सकते हैं कि कोका कोला की बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडियंस को समझा, फिर उन्होंने इंडियंस को समझ के उनके ठंडे को कोका कोला से रिप्लेस कर दिया और उसे एक यूनिवर्सल ड्रिंक बना दी, फिर उसे कंज्यूम करने में लोगों में एक प्राइड वाली फीलिंग ला दी, और फाइनली इन सब चीजों को जोड़ दिया उनकी खुशियों के साथ जो कनेक्टेड है फेस्टिवल्स और क्रिकेट के साथ। तो ये थी वो विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ कोका कोला। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफी बढ़िया इंसाइट्स मिली होगी। कैसे मार्केट शेयर मेंटेन करते हैं, ये एक तरीका था एडवर्टाइजमेंट्स वाला। और भी बहुत तरीके होते हैं, समय के साथ सीखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय। ऑनलाइन कहीं कोई डाउट बेटा, कुछ समझना हो, ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द वेज टू मेंटेन मार्केट शेयर। देर आर सेवरल अदर वेज, वील लर्न देम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, आई लेट यू मच मोर, ठीक है। गिव मी अ थम्स अप, ऑल डन। चलो जी फिर।